नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी विद आशु सर पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में दुर्गों के बारे में अध्ययन किया था और इसी कड़ी में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक किला जिसे राजस्थान का सिरमौर कहते हैं या दुर्गों का सिरमौर कहते हैं या दुर्गाधिराज कहते हैं, ऐसे किले के बारे में अध्ययन करेंगे। और ऐसा किला कौन सा है, किसे कहते हैं, तो कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बारे में 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद करना बहुत ही आसान है। इनको देखिएगा, आपको एक छोटी सी बात याद करनी है और वो क्या करनी है? चित्त हमेशा बाग बाग। चित्त हमेशा कैसा होना चाहिए? बाग बाग यानी आनंददायक, प्रसन्न होना चाहिए। चित्त यानी मन की बात कर रहे हैं हम। जब हम पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा मन प्रसन्न होता है तो उस काम में हमारा मन लग जाता है। तो देखिएगा, इस चित्त से ही आपको याद रखना है। ची से चित्त और ची से क्या हो जाएगा? एक तो चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा चीज से ही आपको याद रखना है ये जो किला है किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चीज से याद रखना है चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। अब देखिए, हमेशा में से अगर हम है हटा देंगे तो पीछे क्या बचा? मेंसा। तो ये किस पठार पर स्थित है? मेंसा के पठार पर स्थित है। किस पर है? मेंसा के पठार पर स्थित है। तथा यहाँ से देखिएगा आप, बै से बेड़च तथा गै से गंभीरी। बै से बेड़च और गै से गंभीरी नदियों के संगम पर हमारा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, ये हमने अध्ययन किया इसके सामान्य बातों के बारे में कि चित्त हमेशा बाग बाग यानी चीज से चित्रकूट की पहाड़ी पर, मेंसा के पठार पर, गंभीरी हुए बेड़च नदियों के संगम पर है। इसी प्रकार आप इस चीज से ही दूसरी बात याद रखिएगा। इस चीज से आपको याद रखना है ये जो है, इस चीज से ही आपको याद रखना है, चीज से ही बनेगा चित्रांगद मौर्य। क्या बनेगा? चित्रांगद मौर्य, जिसने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो चीज से ही चित्रकूट की पहाड़ी और चीज से ही चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसके अलावा देखो, जब हम कुछ इतिहासकारों के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इसको चित्रांग बताते हैं और कुछ इसको चित्रांगद मौर्य। लेकिन आपको अगर दोनों दिए हुए हो तो हमारा सही आंसर क्या माना जाएगा? चित्रांगद मौर्य माना जाएगा। अब इसके अलावा देखो, आगे हम पढ़ेंगे इस किले के उपनाम, और उपनाम में भी आप ध्यान रखना, इस चीज से ही बना चित्रकूट की पहाड़ी, चीज से ही चित्रांगद मौर्य और चीज से ही आपको याद रखना है इसे कहा जाता है चित्रकूटगढ़। चित्रकूटगढ़ भी किस किले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। इसे राजस्थान का गौरव, इस किले को क्या कहते हैं? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर भी कौन सा किला कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। इसके अलावा अगर इस दुर्ग की बात करें तो इसे कहा जाता है दुर्गाधिराज। क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज कहा जाता है। इसके अलावा हम अगर इसकी अन्य नामों की बात करें तो ये जो दुर्ग है इसे कहा जाता है महादुर्ग या महीदुर्ग। महा या महीदुर्ग क्यों कहते हैं? इसकी विशालता के कारण कहते हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा किला है जो कि 2 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा है। इस कारण इसे महादुर्ग या महीदुर्ग भी कहा जाता है। तथा इस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस किले का नाम बदल कर क्या रख दिया था? खिजराबाद। इस कारण चित्तौड़गढ़ के किले को क्या कहा जाता है? खिजराबाद भी कहा जाता है। तथा पूरे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला दक्षिणी सीमा पर होने के कारण ये जो किला है चित्तौड़गढ़ का, ये दक्षिणी सीमा का
दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहलाता है। तो हमारी दक्षिणी जो सीमा है राजस्थान की, उसका प्रहरी कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का। जैसे आप यहाँ से याद रखिएगा, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ का किला है। उत्तरी सीमा का पूछ लिया जाए तो भटनेर का किला, जिसे हनुमानगढ़ का किला कहते हैं। और इसी प्रकार आपसे पूर्वी सीमा का पूछ लिया जाए तो लोहागढ़ का किला जो है उसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और इसी प्रकार अगर आपसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी पूछ लिया जाए तो जैसलमेर का किला, जिसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर पूछे दक्षिणी सीमा का प्रहरी तो कौन सा किला कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। ये थे इस किले के उपनाम। तो आप फिर से देखिएगा, चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। और कौन से पठार पर? मेंसा के पठार पर याद स्थित है। निर्माण करवाया किसने? चित्रांगद मौर्य ने। कब? 7वीं शताब्दी में। फिर हमने पढ़ा इसके उपनाम क्या है, तो चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चित्रकूटगढ़ कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, दुर्गाधिराज कहते हैं। और इसकी विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है? महादुर्ग या महिदुर्ग कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद रखा। तथा दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी किस किले को कहा जाता है? तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में देखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है व्हेल मछली के समान। आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान है। तथा राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें जो है खेती भी की जाती थी। तो एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती या कृषि कार्य किया जाता था, खेती या कृषि कार्य किया जाता था, उस किले का नाम भी क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला। इसके अलावा देखिएगा, अगर इस किले के बारे में पूछा जाए तो देखो, इसमें खेती होती थी, इसलिए इसके अंदर जनता निवास भी करती थी, यानी वर्तमान में भी इसमें जनता रहती है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कहते हैं। तो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला जिसमें जनता रहती है, तो राजस्थान का दूसरा या द्वितीय लिविंग फोर्ट अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला, इसे क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। अब देखो, चित्तौड़गढ़ के बारे में हम बात करते हैं कि इस दुर्ग में श्रेणियां कौन सी है। हमने पढ़ी थी, शुक्र नीति के अनुसार 9 होती है और चाणक्य के अनुसार 4 होती है। उनमें से इस किले में कितनी है? तो इस किले में कितनी है? 8 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 8। अब कौन सी नहीं है? तो एक श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी है। दानवन श्रेणी को छोड़कर, दानवन श्रेणी को छोड़कर, दानवन यानी समतलीय जो मरुस्थलीय भूमि में बना हुआ दुर्ग था, ऐसी श्रेणी का किला नहीं है चित्तौड़गढ़। बाकी सभी श्रेणियां किस किले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा इस किले के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, और कहावत कौन सी है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी प्रमुख जो गढ़ है वो तो चित्तौड़गढ़ का है, बाकी तो इसके सामने जो है गढ़ैया के समान, छोटे गढ़ के समान दिखाई देते हैं। ऐसी जो कहावत है वो किस किले के बारे में कही जाती है? तो चित्तौड़गढ़ के किले या दुर्ग के बारे में कही जाती है। ये इसकी कुछ सामान्य जानकारी थी कि इसका आकार कैसा है, तो व्हेल मछली के समान। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का, और कितना है इसका क्षेत्रफल, तो 2 किलोमीटर तो ये चौड़ा है और 8 किलोमीटर
लंबा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती या कृषि कार्य किया जाता था तो उसका नाम क्या है, हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम क्या है, लिविंग फोर्ट है जिसमें जनता निवास करती है, और दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो जैसलमेर का किला है। इसमें कुल श्रेणियां कितनी है, 8। कौन सी श्रेणी नहीं है, धानवन श्रेणी नहीं है। और इस किले के बारे में कहावत क्या प्रचलित है, कहावत है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसके बाद में हमारा जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके कुछ हम इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। और इतिहास के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारी बातें कही जाती है कि शाम को पढ़ते हैं और सुबह भूल जाते हैं। और इसी से संबंधित एक कहावत भी है कि इतिहास बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सफा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो ये हमारे सारी बातें याद हो जाएगी। जैसे हम चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कौन कौन सी बातें हैं इतिहास की, तो आप ध्यान से सुनना। 734 ईस्वी या 8वीं शताब्दी, 734 ईस्वी या 8वीं शताब्दी में यहाँ का शासक था जिसका नाम है बप्पा रावल, या जिन्हें क्या कहा जाता है, काल भोज। इन्होंने इस चित्तौड़ का एक शासक था जिसका नाम क्या था, मान मोरी को पराजित करके, मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ में किस राजवंश की नींव रखी, गोहिल राजवंश की नींव रखी। इसी कारण जो बप्पा रावल या काल भोज है, इसे गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इतिहास में आपको याद रखना, 734 ईस्वी या 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल या काल भोज ने मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ में किस राजवंश की नींव रखी, गोहिल राजवंश की नींव रखी। इसके अलावा जब दुर्ग हम पढ़ रहे हैं तो दुर्ग के बारे में इतिहास में इसके 3 साके भी आपको याद रखने हैं। इस किले में साके कितने हुए हैं, तो 3 साके, यानी मेवाड़ के 3 साके, जिनका साक्षी कौन सा किला रहा है, चित्तौड़गढ़ का किला रहा है। अब यहाँ पर देखो साके यानी जो साका होता है वो होता क्या है, तो साका होता है जौहर प्लस केसरिया। जहां पर जौहर और केसरिया दोनों होता है वो क्या कहलाता है, साका। जौहर जो है वो किसके द्वारा किया जाता था, महिलाओं के द्वारा, और केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता था। और जहां पर ये दोनों होते थे वो क्या कहलाता था, साका। और ऐसे मेवाड़ में या चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने साके हुए हैं, 3 साके हुए हैं। इन तीनों साकों के बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा साका कब हुआ था। ये बातें इतिहास की आपकी है जिनको आपको कहाँ याद रखना है, चित्तौड़गढ़ किले में भी याद रखना है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रथम साका। प्रथम साका कब हुआ, तो 1303 ईस्वी में। फिर आपको याद रखना है कि मेवाड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक, तो मेवाड़ के शासक इस समय थे रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक भी थे। वर्षिज यानी इस पर आक्रमण किसने किया था, तो आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली के राजा थे। रावल रतन सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, केसरिया और इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पद्मिनी, इनके द्वारा यहाँ क्या किया गया था, जौहर किया गया था। और अलाउद्दीन इस युद्ध में क्या रहता है, विजयी रहता है। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसने हमारा जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि खिजराबाद क्यों रखा, तो इसने इस किले को विजयी करके यहाँ पर अपने पुत्र खिजर खां को किलेदार नियुक्त किया था।
और उसी के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। यह है मेवाड़ के इतिहास का प्रथम शाखा, मेवाड़ के इतिहास का प्रथम शाखा। ध्यान रखना, अगर प्रश्न आए मेवाड़ के इतिहास का प्रथम शाखा हुआ तो 1303। और आपको यहीं पर एक बात और ध्यान रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा, तो राजस्थान के इतिहास का जो प्रथम शाखा है वो कब हुआ था, 1301 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, रणथंभौर के किले में। कहां हुआ था, रणथंभौर के किले में हुआ था। और इसकी पूरी जानकारी जब हम रणथंभौर का किला पढ़ेंगे उसमें करेंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आए मेवाड़ के इतिहास का प्रथम शाखा तो 1303, और अगर ऐसा आए राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा तो कब होगा, 1301 ईस्वी के अंदर। यह था मेवाड़ का प्रथम शाखा। फिर हम पढ़ते हैं मेवाड़ के इतिहास का द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा हुआ 1534 ईस्वी में। उस समय मेवाड़ के शासक और मेवाड़ के शासक उसमें कौन थे, विक्रमादित्य, जो कि अल्प आयु में थे, छोटी आयु थी। इस कारण जो विक्रमादित्य है इनकी संरक्षिका इनकी माता थी और इनका नाम था हाड़ी रानी, वीर हाड़ी रानी कर्मावती। वीर हाड़ी रानी कर्मावती जो है वो विक्रमादित्य क्या थी, संरक्षिका थी। और इस पर आक्रमण किया था गुजरात के शासक, और गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने आक्रमण किया किस पर, विक्रमादित्य या रानी कर्मावती पर। इस समय विक्रमादित्य ने अपना सेना का सेनापति किसे बनाया, बाघ सिंह को। इसलिए बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया, केसरिया, तथा कर्मावती ने क्या किया था, जौहर किया था। और बहादुर शाह जो था वो इस युद्ध में क्या रहा था, विजयी रहा था। एक आपको महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी है, यह भी पूछा गया है कि जो बाघ सिंह था इसका संबंध कहां से है, तो ये था देवलिया प्रतापगढ़ का। कहां का था, देवलिया प्रतापगढ़ से आया था। कौन है, बाघ सिंह। ये है मेवाड़ के इतिहास का कौन सा शाखा, द्वितीय शाखा। तो हमने पढ़े प्रथम और द्वितीय शाखा। प्रथम कब हुआ, 1303। और मेवाड़ का शासक कौन था, रावल रतन सिंह। और अलाउद्दीन विजयी होकर उसने इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद रखा। तथा अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में, और मेवाड़ के इतिहास का द्वितीय शाखा 1534, मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य, जौहर कर्मावती के नेतृत्व में, और केसरिया बाघ सिंह के। और बाघ सिंह कहाँ से आया था, देवलिया प्रतापगढ़। और इसमें विजयी कौन रहा था, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह जो है इसमें विजयी रहे थे। ये था मेवाड़ के इतिहास का द्वितीय शाखा। अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ के इतिहास का तृतीय शाखा। कौन सा, तृतीय शाखा। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। हुआ कब, 1567-68 में। कब हुआ, 1567-68 में हुआ। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह था। और इस पर आक्रमण किसने कर दिया था, अकबर ने किया था। और अकबर कहाँ के थे, दिल्ली से थे। अब देखिएगा, उदय सिंह पर जब आक्रमण हुआ तो इसने क्या किया, अपने दो सेनापति, जिसमें पहले का नाम था फत्ता सिसोदिया और दूसरे का नाम था जयमल राठौड़, इन दोनों को अपनी सेना का नेतृत्व सौंपकर समय कहते हैं पहाड़ों में चला गया था, कुंभलगढ़ की तरफ। इसी कारण
इस एक छोटी सी भूल के कारण ही राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, उन्होंने उदय सिंह के बारे में एक बात कही। क्या कहा कि मेवाड़ के इतिहास में अगर राणा सांगा और राणा प्रताप के मध्य उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। ये इसी कारण कहा था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अब होता क्या है देखिएगा, जब ये चले गए, इन दोनों के नेतृत्व में युद्ध किया जा रहा था, उसी समय एक दिन जयमल राठौड़ जो है दुर्ग की दीवार का मरम्मत कार्य कर रहा था, और उसी समय अकबर की बंदूक, जिसका नाम क्या था? संग्राम। अकबर की बंदूक संग्राम से जयमल राठौड़ के पैर में क्या लगी? गोली लग गई, जिससे जयमल राठौड़ क्या हो गए? घायल हो गए। अब देखिएगा आप, जब ये घायल हो गए तो इनके भतीजा, जिनका नाम था कल्लाजी राठौड़, भतीजा का नाम था कल्लाजी राठौड़। अब जब अगले दिन युद्ध हुआ तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। तो अब जब कंधों पर बिठाया तो एक सिर जयमल का और दूसरा कल्लाजी का। इस कारण कल्लाजी राठौड़ को क्या कहते हैं? दो शीश तथा दो हाथ तो किसके हुए? कल्लाजी के, और दो किसके हुए? जयमल के। इस कारण दो शीश तथा चार हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। अंतिम समय में जब इनको लगा कि हमारी विजय पराजय जो है वो निश्चित है, तब फत्ता के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया। तो केसरिया किसने किया? फत्ता सिसोदिया ने। और ध्यान रखना, फै से फत्ता और फै से ही इनकी पत्नी का नाम था फूल कंवर। पत्नी कौन सी थी? फूल कंवर, जिन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। और अकबर की इस युद्ध में क्या होती है? विजय होती है। लेकिन अकबर जो था वो किसकी वीरता से प्रभावित हुआ? फत्ता व जयमल की वीरता से प्रभावित हुआ। और इनकी वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने फत्ता व जयमल दोनों की, फत्ता व जयमल की गज्जारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। अकबर किसकी वीरता से प्रभावित हुआ? फत्ता हुए जयमल की वीरता से प्रभावित हुआ, तथा उसने इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो किस किले में लगवाई थी? आगरा के किले में लगवाई। ये मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख 3 साक्य थे, जिनके बारे में हमने सामान्य परिचय पढ़ा, और इनके बारे में कई बार सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो उसके बहुत सारे दर्शनीय स्थल, जिसमें हम उसके महल पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, तथा उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक बना हुआ है। कौन सा? विजय स्तंभ, जिसके क्या क्या रहस्य हैं और उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी के बारे में हम जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक जो है धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।